नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूरा नाम है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। तो इस पॉइंट से साथियों, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका 101% आता है, वो मैं आपको पूरा रिवाइज करवाऊंगा आज की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखेंगे। ये 5वें नंबर की यूनिट अपनी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षण विधि के तौर पर होती है। तो ये फिक्स पॉइंट है, इनमें से आपको प्रश्न आता ही आता है, तो आप लोग इनको मिस नहीं करें, क्लास को अंत तक देखेंगे। सब्सक्राइब करके आप हमारे खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसमें आपको जो टेस्ट सीरीज़ चल रही हैं साथियों, उनको आप एक बार ज़रूर ज्वाइन करेंगे। विस्तार पूर्वक टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है साथियों। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी और काम के। चलिए, एनसीएफ 2005। एनसीएफ का पूरा नाम आपको याद रखना है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अगर हिंदी में पूछा जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब पाठ्यक्रम का मतलब होता क्या है साथियों? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है अध्ययन तथा अध्ययन की स्थितियों व परिस्थितियों से किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती है। शिक्षण की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, जॉन डेवी के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया त्रिमुखी होती है, जिसमें शिक्षक और एक विद्यार्थी दोनों के माध्यम का कार्य कौन करता है? पाठ्यक्रम करता है। अब पाठ्यक्रम शब्द साथियों, ये हमारे अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम से लिया गया है। और कैरिकुलम शब्द भी कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन भाषा का शब्द जिसका नाम है क्यूरे। क्या नाम है? क्यूरे। इसका लैटिन भाषा का एक शब्द है, उससे लिया गया है। क्यूरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। जिस तरीके से दौड़ के मैदान में एक रेसर जो होता है, धावक होता है, वो अपने एक निश्चित स्थान से निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय करता है, उसी प्रकार विद्यालय के अंतर्गत शिक्षार्थी भी निश्चित स्थान से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित समय में पूरा करता है। ठीक है। अतः शिक्षार्थी अपने लक्ष्य के प्रति क्या लगाता है? दौड़ लगाता है। तो यही क्या है? पाठ्यक्रम है। आगे देखेंगे। अब पाठ्यक्रम की परिभाषा कनिंघम के द्वारा क्या दी गई थी? पाठ्यक्रम एक कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपनी सामग्री को अपनी चित्रशाला में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम कहलाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान रखना। अब इस परिभाषा के अंतर्गत जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कलाकार शब्द का प्रयोग किया, तो कलाकार कौन है? शिक्षक है। साधन यानी माध्यम कौन है? पाठ्यक्रम है। सामग्री क्या है? यहाँ पर विद्यार्थी को माना गया है। चित्रशाला किसको माना गया है? विद्यालय को माना गया है। आदर्श क्या है? उसके उद्देश्य। तो देखिए, प्रत्येक पॉइंट का यहाँ पर मैंने वर्णन भी किया है, आपको याद रखने। अब एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत काम आते हैं, उनको भी आप लोग देखेंगे। पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए और उपयोगिता का सिद्धांत, ये ध्यान रखेंगे। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत, विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। उच्च कक्षाओं की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। विभिन्न विषयों के साथ सह संबंध होना चाहिए पाठ्यक्रम का, और करके सीखने पर भी बल देना चाहिए, यानी प्रयोगात्मक शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत। एनसीएफ 2005 साथियों एक बात पर बल देता है, शांति के लिए शिक्षा। यह आपको ध्यान रखना है, शांति के लिए शिक्षा, यह एनसीएफ 2005 इस पर बल देता है। एनसीएफ साथियों, इसकी 3 बार रूपरेखा तैयार की गई थी। पहली बार जब एनसीएफ लागू किया गया था तो 1975 में पहली रूपरेखा आई थी। एनसीएफ की दूसरी जो रूपरेखा है वो 1988 में आई थी, और तीसरी जो रूपरेखा है वो सन 2000 में आई थी। ये नवीनतम रूपरेखा है।
इसके बाद में फिर एक और लॉन्च की गई थी एनसीएफ 2005, ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट है 2005 से, इसका मतलब 4 रूपरेखा अब तक बन चुकी है। तृतीय रूपरेखा को एनसीएफ एसई यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। एनसीएफ एसई 2001 की समीक्षा की बैठक, अब आपको प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, आपके ध्यान रखना। एनसीएफ एसई 2000 की समीक्षा की बैठक 2004 में आयोजित हुई थी। इस बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की आपसी सलाह पर प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 दस्तावेज पारित किया गया था, ये अधिनियम पारित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 का एक दस्तावेज है, ठीक है। तो ये कब लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। एनसीएफ एसई 2000 की समीक्षा की बैठक हुई इसकी, उसके अंतर्गत 2005 को भी एक दस्तावेज के रूप में प्रस्तावित किया गया था, पारित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में। एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति, उससे उद्धृत किया गया, उससे लिया गया है। अब आपको ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि एनसीएफ 2005 का जो प्रारूप है, जो प्रारंभिक इस बिंदु है, तो सबसे पहले इसकी योजना कहाँ से तैयार की गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसका नाम है सभ्यता और प्रगति। इस निबंध से ही प्रेरणा मिली थी एनसीएफ 2005 को लिखने की, बनाने की। सभ्यता और प्रगति में एनसीएफ 2005 के अनुसार कहा गया है, अब क्या कहा गया है ध्यान रखना, इस निबंध के अनुसार, इस निबंध के अंतर्गत 2005 के बारे में एक व्याख्या की गई है कि बच्चे को एक पूर्ण बच्चा बनाना है तो बच्चे रचनात्मक क्षमताओं का विकास करना है, या बच्चे की जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ाना है तो उसे नष्ट नहीं होने देना है। ये परिभाषा किसकी है? सभ्यता और प्रगति निबंध की है। अब बात करते हैं, देखिए एनसीएफ 2005 को एनसीईआरटी के द्वारा तथा एमएचआरडी की सलाह पर तैयार किया गया था, ठीक है। एनसीईआरटी का मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद और एमएचआरडी का मतलब होता है मानव संसाधन गृह मंत्रालय, ठीक है, मानव संसाधन मंत्रालय। चलिए आगे बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के लिए एक संचालन समिति का गठन भी किया गया था जिसके प्रमुख कौन थे? कृष्ण कुमार थे। अब आपको ये प्रश्न याद रखने हैं, जब एनसीएफ का गठन किया गया था तो उसके लिए एक समिति का निर्माण किया गया था जिसका इस प्रमुख कौन थे? कृष्ण कुमार। इस संचालन की समिति में कुल कितने सदस्य थे? 35 सदस्य थे, जिसमें से राजस्थान के कौन थे? ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के थे रोहित धनखड़। कौन थे? रोहित धनखड़ ने भाग लिया था राजस्थान की तरफ से। एनसीएफ 2005 22 भाषाओं में लागू किया गया था तथा 17 राज्यों में लागू किया गया था। और आपको ध्यान रखना है इन 22 भाषाओं का उल्लेख हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मिलता है, यह आप सबको पता होगा। एनसीएफ 2005 एक नवीनतम दस्तावेज है जिसमें सपनों के भारत को धरातल पर लाने की बात कही गई है। एनसीएफ 2005 का मुख्य नारा आपको याद रखना है, बिना बोझ के सीखना, ठीक है। एनसीएफ 2005 का एक मुख्य नारा आपको याद रखना है, बिना बोझ के सीखना। और इसका मूल शब्द क्या है साथियों? आत्मज्ञान। क्या है मूल शब्द? आत्मज्ञान, जो कृष्ण कुमार समिति से लिया गया था। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत आपको अध्याय याद रखने, कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। कितने पाठ हैं? 5 अध्याय हैं, ध्यान रखना। पहला अध्याय का नाम है परिप्रेक्ष्य, दूसरे का नाम है विद्यालय व कक्षा का वातावरण, तीसरे अध्याय का नाम है पाठ्यक्रम के क्षेत्र यानी स्कूल की व्यवस्था व आकलन, ये तीसरा अध्याय है। चौथा अध्याय है सीखना विज्ञान और 5वां अध्याय है व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 अध्याय आपको याद रखने। एनसीएफ 2005 के कई बार पूछा भी जा सकता है। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत देखिए, अब आप सबको याद करते जाएं, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार क्लास को सभी लाइक कर दें। विद्यालय शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ जोड़ा जाए, ये सिद्धांत कहता है एनसीएफ का कि विद्यालय जो शिक्षा उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, व्यावहारिक ज्ञान से जोड़ा जाए। कक्ष के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाए, उनको व्यवहारगत भी सिखाना चाहिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीयता के विभिन्न बिंदुओं को शामिल किया जाए और शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। रटंत प्रणाली नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, करके सीखने पर बल देने वाली।
एनसीएफ 2005 के आपको अब याद रखने 4 विषय शामिल किए गए थे एनसीएफ 2005 में। पहली विषय थी भाषाई विषय, जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होती है, मातृभाषा। दूसरी है हमारी गणित विषय को शामिल किया गया था, विज्ञान विषय को शामिल किया गया था और सामाजिक अध्ययन विषय को शामिल किया गया था। तो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत कितनी विषयों का उल्लेख है? 4 विषयों का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना। क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक ज्ञान। अब हम एक एक विषय के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले भाषा विषय क्या कहती है कि बालकों को मातृभाषा का ज्ञान कराया जाए, और इस मातृभाषा के ज्ञान के लिए एनसीएफ 2005 में साथियों आपको मैं बता दूं त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था। कौन सा? त्रिभाषा सूत्र। अब 3 भाषाओं में कौन कौन सी आती है? हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। मातृभाषा को हम स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था एनसीएफ 2005 में, हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा, ये त्रिभाषा सूत्र ध्यान रखने। भाषाई कौशल सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना उसी प्रकार से विकास किया जाए, इन सभी का भी विकास किया जाए। बालकों में बहुभाषी योग्यता का विकास किया जाए। उसके बाद गणित विषय क्या कहती है कि गणित एक जटिल विषय है, अतः गणित विषय शिक्षण हेतु अनुभव को प्राथमिकता दी जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गणित पर जोर दिया जाए। गणित एक व्यापक विषय भी है। गणित के शिक्षण हेतु कंप्यूटर साधनों का प्रयोग करना चाहिए। गणित विषय के लिए बालकों के तार्किक क्षमता को बढ़ाना चाहिए और गणित विषय हेतु बालकों को गणितीकरण करके सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद विज्ञान विषय क्या कहता है कि विज्ञान शिक्षण हेतु वैज्ञानिक प्रयोगशाला, वैज्ञानिक क्लब, कार्यशाला आदि के अनुसार शिक्षण कार्य करवाया जाए, जिससे पूरे देश में विज्ञान विषय के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बन सके। विज्ञान शिक्षण हेतु बालकों में खोजी प्रवृत्ति को बढ़ाया जाए। ठीक है, खोज यानी ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान करें। विज्ञान विषय के लिए बालक अनुसंधान करके सीखे और विज्ञान शिक्षण हेतु समस्या समाधान को प्राथमिकता सबसे पहले दी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं सामाजिक अध्ययन विषय। ये क्या कहता है? एससी, एसटी, ओबीसी तथा अल्पसंख्यक के बच्चों के प्रति सभी के मन में संवेदनशीलता हो तथा उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाए। जेंडर यानी लिंग के प्रति समानता का भाव हो। समाज में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं का अंत किया जाए, जैसे मृत्यु भोज की प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा। ये सब प्रथाएं जो समाज कुरीतियाँ बन के बैठी हुई है, इन सब को बंद किया जाए। तो वाकिफ में आज बंद भी है। देखो यहाँ पर रटने वाली बात नहीं है कुछ भी, और ना ऐसा कोई समझने वाला पॉइंट है, ये सब आपको पढ़ना है। शिक्षा को देश के नागरिकों के लिए रोजगारमुखी बनाया जाए। नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। स्थानीय निकायों का ढांचा मजबूत किया जाए, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका। समाज में महिलाओं के लिए सम्मान दिया जाए तथा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। अब इसमें और 4 विषय शामिल किए गए थे। विद्यालय विषयों के अलावा इसमें अन्य 4 विषय भी शामिल किए गए थे अन्य क्षेत्रों के विषयों को, जैसे रोजगार व काम, कला व वास्तुकारिता, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और विश्व शांति व योग। इन 4 विषयों को और शामिल किया था। टोटल कितने विषय हो गए थे? 8 विषय हो गए थे। अब रोजगार और काम क्या कहता है कि विद्यालय परिप्रेक्ष्य के भीतर ही रोजगार साधनों की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा को अनुभव के साथ माध्यमिक शिक्षा को भी रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए। ये कहता है रोजगार में काम की बात। दूसरा जो विषय था कला और दस्तकारी या वास्तुकारी। अन्य विषयों की तरह कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जैसे नृत्य कला, कठपुतली कला, बुनाई कला, सिलाई कला। ज्ञान के विकास के साथ साथ कला का भी विकास किया जाए और विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं में बालकों को इन कलाओं का प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जाए। मानसिक और स्वास्थ्य के प्रति एनसीएफ के विचार देखेंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए हमें स्वस्थ पोषण मिलना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार सरकार ने मिड डे मील योजना को सुचारू रूप से व्यवस्था करने की बात की है, जो आज विद्यालयों में चल भी रही है। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत विद्यालयों में चलाए गए विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कैंपों में तथा शिविरों में छात्रों के साथ साथ छात्राएं भी
उपस्थिति को सुनिश्चित किया, यानी छात्रों के साथ साथ छात्राओं का भी स्वास्थ्य ध्यान रखना है। विश्व शांति योग एनसीएफ 2005 के अंतर्गत योग को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। एनसीएफ के अंतर्गत योग के महत्व और उपयोगिता को जनता तक पहुंचाने तथा उसे बढ़ाने की भी बात कही गई है। एनसीएफ की विशेषताएं देखेंगे आप, क्या क्या विशेषता है। एनसीएफ के अंतर्गत निम्न शिक्षण सूत्र को मुख्य रूप से पालन किया गया, जैसे ज्ञात से अज्ञात और मूर्त से अमूर्त, ये दोनों शिक्षण सूत्र आपको याद रखने, यानी आगमन विधि का पालन करती है। एनसीएफ के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जाए, जैसे हिंदी भाषा, अंग्रेजी और मातृभाषा, इन तीनों में ही बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षा का आधार निर्मितिवाद को माना गया है। निर्मितिवाद का मतलब करके सीखना, सृजनात्मकता पर बल दिया गया है। एनसीएफ के अंतर्गत सामान्य शिक्षण विधि को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। एनसीएफ के अंतर्गत शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में मानी गई है, एक सुविधा प्रदाता के रूप में मानी गई है। एनसीएफ के अंतर्गत बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बालक के आयु तथा उसकी अवस्था के अनुसार। एनसीएफ के अंतर्गत क्रियात्मक अनुसंधान पर भी बल दिया गया है, बच्चे को हर चीज़ प्रयोग करके सिखाओ। एनसीएफ के अंतर्गत आदर्श कालांश की अवधि 35 मिनट की रखी गई है। अब आपको ध्यान रखना है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीएफ के अंतर्गत एक जो पीरियड होता है, एक कालांश जो होता है, उसकी अवधि कितनी मानी गई है, 35 मिनट। एनसीएफ के अंतर्गत पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए और एनसीएफ के अंतर्गत बालकों के द्वारा करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अंतर्गत नवीन शिक्षण विधियों तथा नवीन तकनीकों के प्रयोग पर बल दिया जाए। एनसीएफ में स्कूली शिक्षा को बाहरी वातावरण से जोड़ा जाए। एनसीएफ में महिलाओं व नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। एनसीएफ में शिक्षा को विभिन्न प्रकार शैक्षिक साधनों के साथ जोड़ने की बात कही गई है और एनसीएफ में शिक्षा को रोजगारमुखी बनाने की भी बात कही गई है। प्रोफेसर यशपाल सिंह क्या कहते हैं, इनके अनुसार विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों ने प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर भी बल दिया। और प्रोजेक्ट शब्द जो होता है, इसका प्रयोग सबसे पहले 1908 में किया गया था अमेरिका के रिचार्ड के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, रिचार्ड के द्वारा। आप सभी ने पढ़ा होगा प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रयोजना जो विधि है, इस प्रयोजना शब्द का सबसे पहले अमेरिका के एक प्रोफेसर थे रिचार्ड्स के द्वारा 1908 में प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था, प्रयोजना शब्द का उपयोग किया था। लेकिन प्रयोजना विधि किसके द्वारा दी गई थी, शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखना, किलपैट्रिक के द्वारा 1918 के अंतर्गत। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना, मैं आपको शिक्षण विधियों में भी पढ़ाऊंगा हिंदी में। तो ये अपना पूरा कंप्लीट होता है आज का टॉपिक। तो ये अपना एनसीएफ था, आप सभी ने पढ़ा। एनसीएफ को आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएंगे साथियों, आप सभी विद्यार्थी। इससे एक प्रश्न आपका, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और रीट के लिए जो टेस्ट सीरीज़ में लेकर के आ रहा हूँ ना, वो बहुत ही शानदार है। उन सभी को आप लोग है ना एक बार अच्छे से कवर कर लो, बस आपका कोई डर और भय नहीं रहेगा। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, आप नए नए क्वेश्चन भी सीखेंगे विस्तार पूर्वक, हर चीज़ का सॉल्यूशन आप मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए बड़ी से बड़ी, लेकिन मेरे जैसी टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, और इतनी सस्ते में और इतनी बेटर। मैं लिख के दे दूँ आपको, अगर ये टेस्ट सीरीज़ आपको इतनी बढ़िया क्वालिटी, इतनी कम प्राइस में अगर कोई भी किसी भी कोचिंग में मिल जाए तो थैंक यू सो मच। आप सभी विद्यार्थी बने रहेंगे हमारे साथ रीट के लिए, और भी अगर तैयारी कर रहे हो तो वो सब्जेक्ट आप लोगों के काम आएगा। राजस्थान जीके वगैरह जो भी आपकी नई जो जीके है लेटेस्ट, वो सब आपके लिए तैयार की जा रही है। थैंक यू सो मच।